ठीक है। और इसी वक्त हमें दो नए वर्ड्स मिले थे। पहला वर्ड था जी, जो इरेडिएशन को बता रहा था, और दूसरा था रेडियोसिटी, जो जे को बता रहा था, है ना। इसके बाद हमने ये फिगर पढ़ा था जिसमें वो रिफ्लेक्शन के बारे में बोल रहा था। आज आपका टॉपिक है हीट सॉरी, कोई और आ रहा है, एक मिनट। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है रेडिएशन हीट एक्सचेंज फॉर थ्री ग्रे बॉडीज। तो इससे पहले मैं आपको एक हल्का सा रिमाइंडर याद दिला रहा हूँ कि हमने जो पढ़ा था उसमें दो वर्ड्स पढ़े थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। पहला वर्ड ये है, क्या है भाई, कोई पढ़ के बताएगा मुझको? भाई क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा? वेरी गुड। एक्चुअली वर्ड था सरफेस रेजिस्टेंस। और दूसरा एक और रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था जिससे यहाँ पे नीचे पढ़ा था, जिसे बोला गया था स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब दो तरह के रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्क करेंगे। तो जब भी जे वर्ड आएगा, जे मतलब क्या था, हमने दो वर्ड्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, जी और जे। तो जे क्या है? रेडियोसिटी, है ना। यहाँ पे अपन ने जे पढ़ा था रेडियोसिटी को। तो जब भी इन टर्म्स ऑफ रेडियोसिटी आएगा तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/A1F1 to 2। ठीक। और जब इन टर्म्स ऑफ आपकी इमिसिविटी आएगी तो उस समय आपका जो इक्वेशन मतलब सरफेस, देखो, जब रेडियोसिटी आएगा तब आप स्पेस रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ करोगे, और स्पेस रेजिस्टेंस होता है 1/A1 into F1 to 2। और जब आपका सरफेस रेजिस्टेंस आएगा तो आप करोगे 1 - ε/A into ε। ठीक है। चलिए। तो इसने बोला कि अगर थ्री ग्रे सरफेस होंगे तो थ्री ग्रे सरफेस में आपका जो नेटवर्क बनेगा वो नेटवर्क इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मतलब बीच में जो है वो तीन आपके स्पेस रेजिस्टेंस लगेंगे, और इसके बाद आपका सरफेस रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है। और इस नेटवर्क को जब आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको ये तीन बेसिक इक्वेशंस के हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशंस हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं क्या। जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 1 to 2 होगा तो आपका रेडियोसिटी 1 - 2 अपॉन 1 अपॉन A1 into F1 to 2 आएगा। सिमिलरली 1 to 3 जब जाएगा तो J1 - J3 अपॉन 1 अपॉन A1 into F1 to 3। इसी तरीके से Q2 to 3। आप पूछोगे सर ये अलग अलग सीक्वेंस क्यों है? तो अगर ये देखिए, ये आपका 1 पॉइंट है, तो इसने ये स्टेटमेंट दिया कि ये 1 से 2 हुआ और ये 1 से 3 हुआ, इसलिए Q1 to 2 एंड Q1 to 3 निकला। इसी तरीके से जब यहाँ पे आओगे तो ये आपका 2 पार्ट है, तो 2 से केवल 2 to 3 आ रहा है। इसलिए Q2 to 3 इज इक्वल टू क्या हुआ, J2 - J3 अपॉन 1 अपॉन A2 into F2 to 3। और ये वैल्यूज़ कैसे निकालोगे, तो द वैल्यूज़ ऑफ Q1 to 2, 1 to 3 etc. are determined from the values of radiosity which must be calculated first, and the most convenient method is the Kirchhoff's law, which states the sum of current entering a node is equal to 0। ठीक है। इसके बाद आपके आर के राजपूत ने तीन चार केसेस अलग अलग से डिफाइन किए हुए हैं, जो मतलब मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने लेवल पे उसको एक बार प्रेफर करते हैं। चलिए, अब टॉपिक आता है रेडिएशन सेट। तो रेडिएशन सेट जानने से पहले आज एक नया वर्ड याद कर लो, ये है क्रायोजेनिक फील्ड। क्रायोजेनिक, आई थिंक यहाँ मैंने पढ़ा था। ये देखो, ये लिखा हुआ है क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक। अब क्रायोजेनिक क्या होता है तो ये समझ दो। होता क्या है कि कुछ लिक्विड्स जो हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही नीचे होता है, मतलब -70 डिग्री सेल्सियस, -80 और -120 डिग्री सेल्सियस। तो अभी जो क्रायोजेनिक का एप्लीकेशन देखा जा रहा है
वो बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा। तो होता क्या है एक्चुअली, अगर आपको पता है तो कैंसर्स के सेल जो होते हैं ना, अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन के वक्त थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए, तो ये कैंसर के सेल जो हैं वो आपके क्या बोलते हैं ब्लड वेन्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा सकते हैं। तो कैंसर के मतलब जब कैंसर पेशेंट को ऑपरेशन के बाद जनरली कीमोथेरेपी दी जाती है, जिससे जो भी कैंसर्स के सेल है वो मर जाते हैं। लेकिन आजकल अब ये क्रायोजेनिक मतलब क्रायोजेनिक यूज़ करने लगे हैं। कैसे क्रायोजेनिक यूज़ कर रहे हैं? तो आपका जो बॉडी पार्ट है जहाँ पे भी कैंसर्स के सेल डेवलप हुए हैं, ये क्या कहते हैं उस पाथ पे ये जो लिक्विड है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब -70 डिग्री सेल्सियस को कूल किया हुआ है, एक्चुअली कूल नहीं मतलब वो अभी भी लिक्विड के फॉर्म में है, ये लिक्विड को उस सेल से पास करवाया जाता है। तो जैसे ही वो सेल इस मतलब ये कोल्ड लिक्विड के कांटेक्ट में आता है, वो अल्टीमेटली फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज हो जाने के बाद उसको कट करना ईजी है, कट करके अपन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है जो भी कैंसर्स के सेल हैं वो बॉडी में फैलने के चांसेस बिल्कुल निगलेक्ट हो जाते हैं। ठीक। तो अब स्टेटमेंट ये दिया गया है कि भाई ये जो क्रायोजेनिक लिक्विड है जिसका टेम्परेचर -70 टू -120 डिग्री सेल्सियस है, इन इस लिक्विड को कैसे स्टोर करना है? तो लिक्विड को स्टोर करने के लिए एक्चुअली आप बोलोगे कि सही इंसुलेटर यूज़ कर लें। तो ये जो इंसुलेटर्स होते हैं जनरली, ये इंसुलेटर्स मतलब थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर थिकनेस ज़्यादा हो गई तो आप उसको हैंडल कर मतलब कम ईज़िली हैंडल नहीं कर पाओगे। तो उस जगह पे हम लोग सेट का यूज़ करते हैं। मतलब क्या हुआ, ये इतना थिन सेट मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी वर्ड कि ये देखो, थिन शीट ऑफ प्लास्टिक कोटेड विथ हाईली रिफ्लेक्टिंग मेटालिक फिल्म on both side survey as a effective radiation set। बात समझ में आई? मतलब जो आपका क्रायोजेनिक लिक्विड है उसके चारों तरफ ये एक प्लास्टिक कोटेड सीट लगा देते हैं, और ये सीट की प्रॉपर्टी होती है कि वो रिफ्लेक्शन को होने मतलब रिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन उसको वो एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट नहीं करती। क्या बोला? रिफ्लेक्ट करेगी लेकिन एब्जॉर्ब होके ट्रांसमिट नहीं करेगी। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग रेडिएशन सेट करते हैं। क्लियर है? So radiation shed is a process of connecting of plastic sheet or coated with plastic sheet that have the higher reflecting property, but it cannot be absorbed and transmitted। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में इसने स्टेटमेंट दिया है कि इन सर्टेन सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द ओवरऑल हीट ट्रांसफर बिटवीन टू रेडिएटिंग सरफेस। इसका दूसरा एक एग्जांपल आपके वायर्स की है। अगर आप देखोगे तो वो मान लो 5 HP का मीटर है या सिंपल कोई भी एप्लीकेशन है, तो अगर आप एक केवल कॉपर का वायर यूज़ करोगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करोगे, अगर ये कॉपर का वायर ओपन है मतलब इसके ऊपर नहीं है, वो प्लास्टिक की कवर नहीं लगाए गए हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पहले तो आपको शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, और दूसरा इसकी वजह से रेडिएशन लॉसेस मतलब हीट लॉस होगा, अल्टीमेटली टोटल लॉस। तो ये जो प्लास्टिक का कोटेड किया जाता है वो शॉक एब्जॉर्ब को रोकता है, रेडिएशन लॉसेस को रोकता है, और इन्वायरमेंट का उस वायर मतलब कॉपर वायर से कांटेक्ट होने से रोकता है। ठीक है, सो दिस इज डन बाय using material which are highly reflective, or by using radiation shed between the heat exchanging surface। The radiation shed reduces the radiation heat transfer by effectively increasing the surface resistance without actual removing any heat from the overall system। So this thin sheet of plastic coated with highly reflecting metallic film on both sides
serve as a very effective radiation set. These are used for the insulation of cryogenic storage tank. A familiar application of radiation cell is in the measurement of temperature of fluid by a thermometer or a thermocouple, which is shaded to reduce the effect of radiation. मतलब क्या हुआ? जस्ट एक एग्जांपल कि अगर आपने एक थर्मोमीटर लिया और उससे किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, तो जैसे आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा, सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है उस थर्मोकपल पे रिएक्ट ना करे, इसके लिए हमें उसमें रेडिएशन सेट रखना पड़ता है। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल दिया है। लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट वन इन टू ईच ऑफ एरिया ए मीन्स ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए at temperature T1 and T2 respectively with a radiation set placed between them। ये देखिए दिया है। मतलब क्या हुआ, ये दो मेटालिक बॉडी है, ये दोनों जब अपना कुछ भी वर्क कर रही है, मतलब मान लो टेम्परेचर मेजर कर रही है या किसी और एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे उन लोग ने क्या किया, एक रेडिएशन सेल लगा दिया। तो ये रेडिएशन सेल लगाने की वजह से ये बॉडी और ये बॉडी एक दूसरे के डायरेक्टली या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते, और इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब जब इफेक्ट नहीं करेंगे तो इनके ऊपर एक्चुअली हीट फ्लो हो रहा है, तो हीट फ्लो में रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। तो रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए उन्होंने तीन वर्ड्स, मतलब तीन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी वन लिया, फिर इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी टू लिया, इसके लिए सॉरी इसके लिए टू लिया क्योंकि उन्होंने पहले वन एंड टू नाम दे के रखा हुआ है। तो ये दोनों ब्लैक बॉडी हुए, ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर EB1 एंड EB2 हुआ, और ये जो रेडिएशन सेट है इसकी इमिसिविटी EB3 हुआ। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये तीनों के बीच में तीन रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं। तीन रेजिस्टेंस कौन से हैं? तो पहला ये, और ये सरफेस जो एक्ट कर रहा है तो उसमें उन्होंने सरफेस रेजिस्टेंस लगा दिया, और बीच में जो है बॉडी के बीच में जो होगा वो उसका मेटालिक सरफेस या स्पेस रेजिस्टेंस लगाया। इसलिए आपका जो इक्वेशन बना वो बना 1/(1) वन बाई A1 into F1 to 3 1 - ((3)(A1 into)((3)) ठीक। अब ये दोनों का जैसे हो गया, सिमिलरली यहाँ पे भी वही रिएक्ट करेगा। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, 1/((3)(A3 into)((3) into 1/((A3 into)((F3 to 2) and 1 - ((2)(A2 into)((T2))। ठीक है। चलिए, अब इसके बेसिस पे हमने इक्वेशन को डिराइव किया है कि व्हेन नो रेडिएशन सेट आर, जब कोई भी रेडिएशन सेट अगर नहीं लगाएंगे तो फिर नेट हीट ट्रांसफ़र या हीट एक्सचेंज क्या होगा। तो हीट एक्सचेंज क्या होगा, तो हमने पहले पढ़ा है कि पैरेलल फ्लो में आपका जो सरफेस वैल्यू होगी वो इतनी होगी। पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? तो आपने ये देखिए, अगर दो पैरेलल प्लेट होंगे, ये पहला वाला कंडीशन, जो पैरेलल प्लेट होंगे तो आपका इंटरचेंज फैक्टर जो होगा वो होगा 1/((1) प्लस 1/((2) -1। ये वर्ड वहाँ से यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया। ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन बना Q1 to 2 जो है वो होगा सिग्मा इंटू T1⁴ माइनस T2⁴। इसी तरीके से if the emissivity of the radiation cell is epsilon 3, we can using this equation to find out the heat exchange between 1 to 3 and 3 to 2। ठीक है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 1 to 3 कितना होगा, तो 1 to 3 में जो आपका 2 वाला टर्म था वो रिप्लेस हो जाएगा 3 से। तो इक्वेशन में है A इंटू सिग्मा इंटू T1⁴ माइनस T3⁴ अपॉन 1/((1) प्लस 1/((3) -1। इसी तरीके से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम पॉइंट 3 to 2 जो होगा वो होगा A इंटू सिग्मा इंटू T3⁴ माइनस T2⁴
upon 1 upon epsilon 3 plus 1 upon epsilon 2 minus 1. Six, since the radiation set does not deliver or remove heat from the system, मतलब रेडिएशन सेट जो है वो कुछ भी डिलीवर नहीं करता है और वो उस सिस्टम की हीट को टच नहीं करता है, मतलब उसका काम केवल एक दूसरे को रोकना है। तो ये आइडेंटिफाई होना कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 3 जो है वो इक्वल होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम 3 to 2। तो जब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे तो मुझे ये पता चल सकता है कि टेम्परेचर ऑफ रेडिएशन सेट कितना होगा। तो जब मैंने ये दोनों को इक्वेट किया तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये इक्वेशन है। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ T3 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 12.4। मतलब यहाँ पे अब आप T3 की वैल्यू पुट करते हैं। तो जब T3 की वैल्यू पुट करोगे तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा Q1 to 2 इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा इंटू T1 रेज़ टू पावर 4 माइनस T2 रेज़ टू पावर 4 अपॉन दिस टर्म। मतलब इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी एंड रेडिएशन सेट के बेसिस पे आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हुआ वो आइडेंटिफाई होगा। ठीक है। अब डिवाइडिंग द इक्वेशन 12.52 बाई इक्वेशन 12.21। अब 12.21 जो है Q1 to 2 नेट विथ सेट हो गया और ये विदाउट सेट हो गया। तो जब मैंने विथ सेट और विदाउट सेट किया तो अल्टीमेटली ऊपर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इन ये टर्म्स में होगा। If epsilon 1 is equal to epsilon 2 is equal to epsilon 3, then right hand side of the equation 12.55 reduced to, अब कैसे reduce हो गया तो 1 by 2 और Q1 to 3 is equal to Q times of 3 2 is equal to half times of Q1 to 2। मतलब ये स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि जितना ये 1 to 2 जो बोला कहा, मतलब अगर ये हमें ये सेट हटा दिया तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है इसका 1 से 2 तक का वो मान लो अगर ए की वैल्यू है तो ये ए की वैल्यू 2 टू मतलब 1 to 3 और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम 3 to 2 जो है ये जनरली इसके हाफ होगा, मतलब 1/2 ऑफ ए एंड 1/2 ऑफ। ठीक है। तो इससे इसने ये चीज़ को कंक्लूड किया। So thus, when one set is inserted between two parallel plates, the direct radiation heat transfer between them is half, and corresponding value of T3 of the set attain the value of मतलब अल्टीमेटली अगर आपको वो वैल्यू T3 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट मतलब कितनी है ये फाइंड आउट करना है तो अल्टीमेटली आप ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इसके बाद इसमें कुछ जनरल केसेस कंसिडर किए हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो इन द जनरल केस वेयर देयर आर एन सेट between the surface resistance would be same. Since the emissivity are equal, there will be two surface resistance for each set and one each heat transfer surface. There will also be n plus 1 space resistance between the configuration surface. Configuration factor is unity for each infinite parallel। मतलब कहना क्या चाहता है कि अगर आपका जितने भी आपने टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेट लगाए, मान लीजिए अगर आपने 3 रेजिस्टेंस सेट लगाए हैं तो आपका जो स्पेस रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 3+1 मतलब 4 के टाइम्स इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक जनरलाइज इक्वेशन दे दिया है कि टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2n+2 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन प्लस n+1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए। ओके। और n+1 ब्रैकेट में 2 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन ए and the radiant heat transfer rate between two infinitely large parallel plates separated by n set, then n set होगा तो फिर क्या हो गया तो q is equal to n set is equal to 1 upon n plus 1 2 upon epsilon minus 1 into a into epsilon sigma into T1 raised to power 4 minus T2 raised to power 4। कंडीशन याद रखिएगा ना,
दो कंडीशंस स्पेसिफाई कर रहे हैं। पहला इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन है, और इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन के बाद इमिसिविटी ऑफ ईच बॉडी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर इमिसिविटी हमने तीन लगाए हैं तो तीनों की इमिसिविटी जो है वो जनरली सेम ही होनी चाहिए, तब आप ये इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर एन इज इक्वल टू अगर जीरो हो, मतलब कोई सेट अगर आपने नहीं बताया है, तो रेजिस्टेंस का इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा टू अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन कह रहा है सो क्यू अगर विदाउट सेट हो, तो विदाउट सेट में आपका जो मतलब रेडिएशन एनर्जी कितनी ट्रांसमिट होगी वो फाइंड आउट करने के लिए ए इंटू सिग्मा इंटू टी वन रेस्ट पावर फोर माइनस टी टू रेस्ट पावर फोर अपॉन टू इंटू एप्सिलॉन माइनस वन। चलिए अब फिर से वही बोला कि विदाउट सेड और विद सेड अगर हो तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, तो आर विदाउट सेड अपॉन आर एन सेड मीन्स वन अपॉन एन प्लस वन की इक्वल हो जाएगा। दैट प्रोवाइड्स द रिडक्शन इन हीट फ्लो डज नॉट अफेक्ट द वॉल टेम्परेचर। ठीक है, सो arranging the equation 12.55 in the sliding different form, we have to find out Q of 1 to 2 is equal to A into sigma into T1 raised to power 4 minus T2 raised to power 4 upon 1 upon epsilon 1 plus 1 upon epsilon 2 plus 2 times of 1 upon epsilon 3 minus 2। ठीक है, अब इसने इसी को मतलब एक फिर से उसने जनरलाइज्ड फॉर्म कर दिया। अभी तक हमने एक थोड़ा सा केस स्टडी पढ़ा था, तो अब जनरलाइज फॉर्म क्या हो गया, तो Q ऑफ वन टू टू, मतलब वन टू टू क्या है, एन इंटू एम, मतलब किसी भी फ्लो से कहीं पे भी जा रहा है, तो आपका जो इक्वेशन होगा वो होगा ए इंटू सिग्मा इंटू टी वन रेस्ट पावर फोर माइनस टी टू रेस्ट पावर फोर अपॉन वन अपॉन एप्सिलॉन वन प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन टू प्लस दिस वन। और जब आप इसको सिलेंडर के केस में लीजिए, सिलेंडर के केस में मतलब क्या हुआ, एक सिलेंडर का ये जो होल पार्ट है ये पूरा ब्लैंक है ना, खाली है, और इसके ऊपर अगर आपने एक रेडिएशन सेट लगाया और उसके बाद एक और मतलब उसका आउटर बॉडी लगाया, मतलब ये एक बॉडी ये हुआ और दूसरी बॉडी ये हुई, और इसके बीच में आपने रेडिएशन सेट जो तीसरा लगाया, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या होगा, तो टू इंटू पाई इंटू, देखो ये जो है एक्चुअली आपका ए का फॉर्मूला है। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर इंटू एल इंटू सिग्मा इंटू टी वन रेस टू पावर फोर माइनस टी टू रेस टू पावर फोर अपॉन, अब जो दूसरा वाला पार्ट आएगा वो आ जाएगा वन अपॉन एप्सिलॉन वन प्लस आर वन अपॉन आर टू इंटू वन अपॉन एप्सिलॉन टू माइनस वन प्लस आर वन अपॉन आर एस वन अपॉन आर एस वन प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन एस टू माइनस वन। अब ये आर एस वन आर एस टू जो है वो सरफेस इमिसिविटी ऑफ द सेट एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो जो आपका इक्वेशन हुआ वो बाद में इक्वेशन हुआ क्यू वन इज इक्वल टू सेम टर्म्स। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पे इसने बोला कि एप्सिलॉन एस वन इज इक्वल टू, अगर एप्सिलॉन एस टू के इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए और वो एप्सिलॉन के इक्वल हैं, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा वन अपॉन एप्सिलॉन प्लस आर वन अपॉन आर टू वन बाय एप्सिलॉन माइनस वन प्लस आर वन अपॉन आर एस टू अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश्ड। ठीक है।